सबको डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। माँ सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त करके कक्षा 10वीं सीबीएसई परीक्षा द्वारा निर्धारित हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 गद्य खंड में से स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इस पाठ का विशद विश्लेषण, कठिन शब्दार्थ, भावार्थ और प्रश्नोत्तर सभी विषयों पर चिंतन करते हैं। इसे स्वर दिया है डॉक्टर गजानंद आर्य ने। लेखक का परिचय। लेखक का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी। जन्म 1864 में गांव दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु सन 1938 में। शिक्षा। घर में ही संस्कृत की शिक्षा और स्कूली शिक्षा प्राप्त की। स्कूली शिक्षा मात्र विद्यालय की शिक्षा उन्होंने विधिवत विद्यालय में प्राप्त किया था। बाकी शिक्षा उन्होंने संस्कृत के माध्यम से घर से ही प्राप्त किया था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे नौकरी में चले गए थे और रेलवे विभाग में काम करते थे। बाद में सरस्वती नाम की पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। उनकी कुछ कृतियां हम यहां लिख रहे हैं। रसज्य रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद। उनकी लेखन विशेषताएं हैं। हिंदी की वर्तनी, वर्तनी का मतलब होता है लिखना, वर्णों को लिखना, शब्दों को शुद्ध करना, ये सारे वर्तनी में आता है। व्याकरण को उन्होंने नियमबद्ध किया। जो व्याकरण के नियम है उसके आधार से उन्होंने शब्दों को पूरा उसी तरीके से लिखा। धर्म, साहित्य, राजनीति, इन सब विषयों पर उन्होंने निबंध लिखा। रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों और पाखंडों पर उन्होंने पुरजोर प्रहार किया। उनकी शैली में लेखड़ी बोली मिलेगी। तत्सम देशज और विदेशी शब्दों का भरपूर प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सुंदर, संस्कृत निष्ठ भाषा। मुहावरे और सूक्तियों का वो प्रयोग करते हैं। अब हम महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनका आप चित्र एनसीईआरटी की पुस्तक पर देख रहे हैं और विवेचना करते हैं एनसीईआरटी की पुस्तक के माध्यम से जीवन परिचय का। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। इसका मतलब यह है वो कॉलेज जा नहीं पाए थे, महाविद्यालय में वो पढ़ाई नहीं कर पाए थे विधिवत। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया। सरस्वती एक पत्रिका का नाम है, उसके संपादक बन गए। सन 1920 तक उनके संपादन से जुड़े रहे। सन 1938 में उनका देहांत हो गया। देहांत का मतलब होता है मृत्यु। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे। जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के लिए गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुराणवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन
एवं लेखन के स्थापक, समालोचक और अनुवादक थे। आपने देखा कि लेखक के अंदर कितने गुणों का भरपूर मात्रा थी। इसीलिए ये लिखते हैं यहाँ पर, वो एक व्यक्ति नहीं थे, एक विधा पर नहीं लिखते थे, अपितु संस्था थे। संस्था जैसे अनेक क्षेत्रों में काम करती है, ऐसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी अनेक विषयों के ज्ञाता होकर के सभी क्षेत्रों पे कार्य करते हैं और सभी विषयों का चिंतन करते हैं। इसीलिए उनको संस्था के नाम से संबोधित करते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां, कृतियां का मतलब रचनाएं, रसज्य रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, ये उनके निबंध संग्रह हैं। संपत्ति शास्त्र उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। महिला मोद महिलाओं के लिए उपयोगी पुस्तक है। तो आध्यात्मिकी दर्शन है। दर्शन एक प्रकार का ग्रंथ है जिसमें अध्यात्म का वर्णन होता है, उसको दर्शन कहते हैं। द्विवेदी काव्यमाला में उनकी रचनाएं हैं। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 ग्रंथों में प्रकाशित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में समझा जाता है कि उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया। परिष्कार का मतलब था शुद्धि, सफाई की, जो गलतियां थी उनको दूर किया। लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए, अर्थात व्याकरण में जो और वर्तनी में कमियां थी उनको सबको शुद्ध तरीके से किया। आप पाठ को पढ़ते समय देखेंगे, जैसे शब्द है, एक रूढ़ी शब्द अनपढ़, लेकिन वो अपढ़ लिखते हैं। उसकी मुख्य बात यह है, किसी भी शब्द के आगे अगर स्वर वर्ण हो तो अ को अन बन जाता है, लेकिन पढ़ में व्यंजन वर्ण है। इसीलिए उस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, अ को अ ही रहने देते हैं, अन नहीं करते हैं। ये वर्तनी के नियमों को शुद्ध करना है उनका। कविता की भाषा के रूप में ब्रज भाषा के बदले खड़ी बोली को प्रतिष्ठापित करते हैं। बहुत कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, अवधि का प्रयोग किया, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी खड़ी बोली को ही पसंद करते हैं। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकास करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाया। स्वदेशी चिंतन का मतलब अपने देश की संस्कृति, अपने देश की भाषा, इसको स्वदेशी चिंतन कहेंगे। उन्होंने सरस्वती के माध्यम से पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय उनको जाता है। समालोचना का मतलब होता है किसी लिखित ग्रंथ को उसके एक एक पक्ष का अच्छी तरह आलोचना करके उसका मंथन करना, विचार करना, उसे कहते हैं समालोचना। उन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोज परख कार्य किए। कुल मिलाकर उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ में ही संभव है। विद्वत्ता एवं भोज्यता के साथ सरसता उनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। वो बड़े विद्वान थे और बहुत सारे ज्ञान रखते थे, इसीलिए लिखा बहुज्ञता। उनके लेखक में व्यंग की छटा देखते ही बनती है। जहां आवश्यकता पड़ती है, व्यंग के माध्यम से अपनी बात को वो रखते हैं। आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं है, किंतु यहां तक पहुंचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया। नवजागरण काल के चिंतकों ने मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं, बल्कि समाज में जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलख जगाया। उन्होंने कन्याओं को शिक्षा के विषय में जागरूक किया।
पूर्व काल और मध्य काल में लड़कियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था। इस बात को उन्होंने अलग का मतलब ज्योति जगाई, समाज को, लोगों को जगाया और कहा कि आज के युग में, इस वैज्ञानिक युग में, जनतांत्रिक युग में स्त्रियों का शिक्षा अनिवार्य है। इस पर वो बल देते हैं। द्विवेदी का यह लेख उनका पुरातन पंथी विचारों से लोहा लेता है। लोहा लेता का मतलब टक्कर लेता है, अर्थात पुराने विचारधाराओं को हटा करके नई विचारधाराओं को स्थापना करते हैं वो, जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते हैं। अगर स्त्री शिक्षा को कोई ये मानता है कि वो पढ़ लिख करके दुराग्रही बन जाएंगी, तो वो लेखक ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। वो ये भी कहते हैं, ऐसे तो कई भी पुरुष पढ़े लिखे हैं लेकिन दुराचार करते हैं, गलत काम करते हैं, तो इसका मतलब शिक्षा को थोड़ी दोष देंगे। वो कहते हैं ये उसका व्यक्तिगत व्यक्तित्व है, उसकी व्यक्तिगत विचारधारा है या बुरे संस्कार हैं। इस लेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकारा गया है, बल्कि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य बात की गई है और परंपरा का जो हिस्सा सड़ गल चुका है उसे रूढ़ी मानकर छोड़ देने की बात की है। लेखक की सबसे बड़ी विशेषता यही है, पुरानी परंपरा में जो रूढ़िवादी परंपरा है उसको वो हटा देते हैं और अपना विवेक से उसमें नई बातों को जोड़कर तरक्की के बारे में बात करते हैं। शिक्षा एक तरक्की का सर्वश्रेष्ठ साधन है, इसीलिए शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। यह विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की विशेषता है। नवजागरण का मतलब नए सिरे से जाग जाना। तो उनकी यह विवेक दृष्टि मतलब बुद्धिमत्ता पूर्वक दृष्टि सर्वथा श्रेष्ठ है, ऐसा माना गया है। आज के निबंध का अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व है। यह लेख पहली बार सितंबर 1914 में सरस्वती में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। बाद में द्विवेदी जी ने इसे महिला मोद पुस्तक में शामिल करते समय इसका शीर्षक दिया, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इस निबंध की भाषा और वर्तनी को हमने संशोधित करने का प्रयास नहीं किया है। मतलब कुछ जगह उन्होंने व्याकरणिक दृष्टि का और वर्तनी का कुछ रूपांतरण किया है, तो उसको वैसे के वैसे ही प्रयोग कर दिया गया है। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। बड़े शोक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान है का मतलब हैं, स्थित हैं, जो स्त्रियों को पढ़ाना और उनके गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। ये पुरुषवादी मानसिकता पर उन्होंने पहले ही वाक्य में प्रहार किया। उनका मानना है, लेखक का मानना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है, अगर समाज को सभ्य बनाना चाहते हैं, समाज को ऊंचा उठाना चाहते हैं, स्त्रियों का शिक्षा अनिवार्य है। और जो ये समझते हैं कि पुरुष ही सब कुछ कर सकते हैं, स्त्रियां कमजोर हैं, तो इस बात का उन्होंने पहले ही वाक्य में खंडन कर दिया। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं हैं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य के परिचय रखते हैं और जिनका पेशा का मतलब नौकरी, व्यवसाय। कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना अर्थात अध्यापक गण, कुमार्गामियों को सुमार्गामी बनाना, ऐसे विद्वान लोग, अधार्मिकों का धर्म तत्व समझाना, धर्म का रहस्य समझाना। उनकी दलीलें सुन लीजिए, देखो क्या कहते हैं। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई है। लोग वो तर्क दे रहे हैं, उसको ये लेखक ने वैसे अपने शब्दों में लिखा है। कुलीन स्त्रियां का मतलब होता है उच्च वर्ग की स्त्रियां, परिवार की स्त्रियां। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी। होती तो इतिहास पुराण आदि में
उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी होती है। पहला तर्क जो पढ़े लिखे लोग देते हैं वो ये है। दूसरा तर्क, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतनी कम पढ़ी थी कि गवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकती थी। तिस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। अर्थात शकुंतला ने अपने पति राजा दुष्यंत के सामने जो कठोर शब्दों का प्रयोग किया, वह पढ़ाई का ही परिणाम था। अगर वह अनपढ़ होती तो दबी हुई रहती। अर्थात ऐसी मानसिकता जो स्त्रियों को दबा कर कुचल कर रखना चाहते हैं, उनका अस्तित्व को ऊंचा उठना देना नहीं चाहते, लेखक ने ऐसे लोगों का उदाहरण किया है और उसको आगे चल करके वो बड़े बुरी तरह खंडन करेंगे। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा वह अपढ़ों की भाषा थी, मूर्खों की भाषा थी। अपढ़ माने मूर्खों की भाषा। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गवारों की भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। आप ध्यान दें, पूरे पाठ में अपढ़ शब्द बार बार आएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है, व्याकरणिक दृष्टि से वो इसे शुद्ध करना चाहते हैं, जबकि वो रूढ़ी शब्द को स्वीकार नहीं करते। व्याकरण का नियम है, किसी ऐसा शब्द जिसके निषेधात्मक शब्द बताना है, उल्टा शब्द बताना हो, विपरीत शब्द बताना हो, और शब्द के शुरुआत में कोई स्वर वर्ण हो तो अ का अन बच जाता है। जैसे अभिज्ञ, अनभिज्ञ, एक, अनेक। लेकिन यहां पर पढ़ में प जो पहला शब्द है वो व्यंजन वर्ण है, इसीलिए उन्होंने अ को अ के रूप में ही स्वीकार किया है। उन्होंने इस वर्तनी को शुद्धिकरण करने का अपने हिसाब से प्रयास किया है। तो ये तीन दलीलें उन लोगों की दी है जो पढ़े लिखे समाज के लोग कहते हैं कि स्त्रियों की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इस बात का वो आगे चल करके खंडन करते हैं और कहते हैं इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा है। उपेक्षा ही है, मतलब वो नहीं चाहते कि स्त्रियों को शिक्षा दी जाए। तथापि हम दो चार बातें लिख देते हैं। लेखक अपना विचार लिख रहे हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है और न ही गंवार होने का। अच्छा, तो उत्तर रामचरित एक पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है। ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां, वेदांतवादिनी का मतलब वेद की व्याख्या करने वाली, ब्रह्म शब्द को ब्रह्म का व्याख्या करने वाली पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? यहां पर वो प्रश्न कर रहे हैं। लेखक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी प्रश्न कर रहे हैं कि बताइए कि उत्तर रामचरित में वेदांतवादिनी पत्नियां जो थी, स्त्रियां जो थी, कौन सी भाषा में बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? गंवारी का मतलब मूर्खों की संस्कृत थी। भवभूति और कालिदास ये दोनों संस्कृत साहित्य के बड़े उच्च कोटि के लेखक हैं। आदि के नाटक जिस जमाने के हैं, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत में ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले, तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। इसका क्या सबूत कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी? सबूत तो प्राकृत के चलन से ही मिलते हैं। प्राकृत का मतलब होता है हिंदी, वैदिक संस्कृत, उसके बाद आई संस्कृत। संस्कृत जब थोड़ी सी बिगड़ करके भाषा बन गई
तो उसका नाम हो गया प्राकृत। तो उस भाषा का नाम प्राकृत है जो संस्कृत के बाद बिगड़ के बनी थी। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते। बुद्ध संप्रदाय और जैन संप्रदाय, इनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं। तो लेखक का मानना यह है, संस्कृत के पश्चात लोगों की जो भाषा थी, लोक भाषा प्राकृत थी। जैसे हिंदी की मुख्य बोली है खड़ी बोली, लेकिन अवधी, ब्रज, भोजपुरी, राजस्थानी, ये छत्तीसगढ़ी, ये जितनी भी बोलियां हैं इसमें रचनाएं की गई हैं। तो इसका मतलब वो, उसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो मूर्खों की भाषा है। हम ये मानेंगे वो भी विद्वान है, लेकिन उन्होंने हिंदी की प्राकृत अर्थात बोलियों का प्रयोग किया है। अगर हम इसी तरीके से प्राचीन काल में संस्कृत साहित्य को बोलने वाले कुछ क्षेत्र विशेषों में, कुछ जगह विशेषों में अगर प्राकृत भाषा बोली जाती है और उनकी रचनाएं होती हैं और स्त्रियां भी उस भाषा का प्रयोग करती हैं, उसी क्षेत्र की रहने वाली हो सकती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको वो पढ़ी लिखी नहीं और मूर्खों की भाषा हो सकती है। वो अपने क्षेत्रीय बोली का प्रयोग करती हैं और तात्कालिक अपने क्षेत्र में बोले जाने वाली प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बौद्ध और जैन संप्रदाय के ग्रंथों में मिलता है। और भगवान शाक्य मुनि, एक मुनि का नाम है शाक्य, और उनके चेले प्राकृत ही में क्यों उपदेश देते, धर्मोपदेश देते हैं। अर्थात पुरुष उनके जो चेले थे वो भी प्राकृत भाषा में ही उपदेश देते थे, क्योंकि लोगों की प्रचलित भाषा में अगर उपदेश दिया जाए तो लोग आसानी से समझ लेते हैं। जैसे रामचरितमानस, बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ, एक उनका बौद्ध धर्म का एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, उसका नाम है त्रिपिटक। ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। यहां पर लेखक ने स्पष्ट कह दिया, अगर कोई प्राकृत में लिखता है, प्राकृत में बोलता है, तो इसका मतलब ये नहीं मान सकते कि वो अशिक्षित और अनपढ़ आदमी था। वो अपनी बोली अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, लेकिन वह एक विद्वान व्यक्ति था। जिन पंडितों ने गाथा सप्तसती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमार पाल चरित आदि ग्रंथ, ये तीनों के तीनों बहुत संस्कृत के उच्च क्वालिटी के ग्रंथ हैं, प्राकृत में बनाए हैं, यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ तथा गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार में लिखता है। जैसे हिंदी, बंगला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं। सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थीं। अगर मराठी में कोई पत्रिका का संपादन होता है और वह हिंदी भाषा के माध्यम से वो लिखता है, अभिव्यक्ति का माध्यम मराठी है और बांग्ला है, अपने क्षेत्रीय भाषा में लिखता है, तो हम ये नहीं मानेंगे कि वो लोग अनपढ़ आदमी हैं, वो अपने क्षेत्र के विद्वान व्यक्ति हैं। इसीलिए भाषा माध्यम नहीं है किसी के विद्वत्ता और मूर्खता को दर्शाने का। भाषा तो अभिव्यक्ति का माध्यम है, उसके अंदर जो विचार भावनाएं प्रकट होती है, उसके वो पांडित्य, उसकी विद्वत्ता उसमें नजर आती है। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे, जिस तरह की हिंदी, बांग्ला और मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में भी हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है। लेखक ने इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया कि अगर वह व्यक्ति किसी भी लोक भाषा में पढ़ करके विद्वान बन सकता है तो वह भी विद्वान माना जाएगा, उसे हम
मूर्खों की श्रेणी में रखें, ऐसा इस बात को वो लेखक स्वीकार नहीं करते हैं। वो एक ही बात मानते हैं, भाषा कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर वह योग्यता रखता है, बुद्धिमत्ता पूर्वक बात करता है और सभ्य और संस्कृत सुसंस्कृत हो जाता है, तो वह शिक्षित ही माना जाएगा। जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों की तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य। नियमबद्ध प्रणाली एक सही तरीके से अगर लिखा हुआ बातें अगर पुराचीन ग्रंथों में नहीं मिले तो आश्चर्य वाली बात नहीं, क्योंकि उस जमाने में इतनी शिक्षण संस्थाएं नहीं थी, क्योंकि गुरुकुल की परंपरा थी। गुरुकुल में लड़के ही ज्यादा पढ़ते थे और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो सकता है स्त्रियों की शिक्षा के विषय में वर्णन किया गया हो और किसी कारणवशात वहां के ग्रंथ नष्ट हो गए हों। लेखक ने एक शंका की है, पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र? बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर के लोग द्वीपांतरों को जाते थे, दिखाइए जहाज बनाने का नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। यह प्रश्न कर रहे हैं, लेखक को आश्चर्य भरा प्रश्न कर रहे हैं। पुराण आदि के विमानों और जहाजों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर अस्तित्व तो हमें बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ का मतलब प्रतिभा, प्रगल्भ पंडिताओं के नामोल्लेख देख करके भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। ये सब प्रश्नवाचक, ये संबोधन चिन्ह लगा रखा है, तो उसके मन में आश्चर्य भी है, आश्चर्यबोधक शब्द है। आश्चर्य हो रहा है लेखक को। इस तर्क शास्त्रज्ञता, तर्क करने की शक्ति और न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्रायः सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावे, हम उन्हें ककहरा पढ़ाना भी पाप समझते। ककहरा का मतलब क ख ग, इसको पढ़ाना, इसको बोलते हैं ककहरा। लेखक ने ये कहा, बहुत सारे ग्रंथों में हो सकता है इसकी रचना लिखी हो और नष्ट हो गया हो, यह पुराणों में नहीं लिखी गई, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने आप को नहीं बदलें। बहुत सारी ऐसी पंडिताएं हैं, ऐसी विदुषी स्त्रियां हैं जो अन्य पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ करके उनको हराते भी थे। वो उनकी विद्वत्ता और प्रतिभा की अद्भुत नमूना है। आगे लेखक ने उनका नाम भी लिखा, कहते हैं वो शीला और विद्या आदि कौन थी? ये दोनों विदुषी थी, उस जमाने में पढ़ी लिखी विदुषी थी। वे स्त्री थी या नहीं, प्रश्न कर रहे हैं लेखक उन लोगों से जिन लोगों ने स्त्री शिक्षा का विरोध किया है, उनसे प्रश्न कर रहे हैं। बड़े बड़े पुरुष कवियों में आदृत हुई या नहीं? शारंगधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा, एक विदुषी का नाम है ये, थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों को पद्य रचना उद्धृत है, वे क्या अपढ़ थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, आदेश था, उनको पढ़ने लिखने की आज्ञा न थी? कौन विज्ञ, विज्ञ का मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति, ऐसी बात मुख से निकालेगा? वो प्रश्न कर रहे हैं उन लोगों से जो लोग निकालते हैं, जो पढ़े लिखे होकर के उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, उनसे प्रश्न कर रहे हैं। और कोई निकालेगा तो मानेगा कौन?
ऐसी बातें जो लिखते हैं जो समाज के स्त्रियों के खिलाफ है, लेखक ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी बातों को कोई नहीं मानेगा और स्त्रियों को शिक्षा दी जानी चाहिए और आजकल के युग में तो विशेष तौर से देनी चाहिए, ऐसा लेखक ने स्वीकार किया है। लेखक को इस बात को इसलिए लिखना पड़ा, आज भी गांव में, छोटे शहरों में लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता है। शिक्षा के प्रति जागरूक होने के लिए वो सरकार को, समाज को और हर व्यक्ति को झिझोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि जितनी शिक्षा आप अपने लड़कों को देते हैं उतनी ही शिक्षा आप अपनी लड़कियों को दीजिए। अगर किसी ने मना किया है तो पुरुषवादी मानसिकता का वो बिल्कुल सिरे से खंडन करते हैं, इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अत्रि की पत्नी, अत्रि एक बड़े विद्वान पुरुष थे, मुनि थे, ऋषि थे। अत्रि की पत्नी पत्नी धर्म की व्याख्या देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे। मंडन मिश्र एक बड़े विद्वान का नाम है कि सहधर्मचारिणी का मतलब होता है पत्नी। शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब! इससे अधिक भयंकर बात और क्या होगी, क्या हो सकेगी। यह सब पापी पढ़ने का अपराध न है, न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का कुफल है। ये लेखक जो है उन व्यक्तियों को कोस रहे हैं जिन्होंने इन सब बातों को नहीं देखा कि मंडन मिश्र की जब मंडन मिश्र शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ कर रहे थे और मंडन मिश्र विद्वान व्यक्ति थे, हार गए, तो उनकी पत्नी ने, मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया और उनको हराया। अत्रि की पत्नी घंटों उपदेश देती हैं कि पत्नी का धर्म क्या क्या होना चाहिए। गार्गी नाम की विदुषी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों के सामने में आकर के उनको हरा देती हैं। तो ये सारे का सारे जो बातें हैं, इस बात को लेखक ने समझाने का प्रयास किया है कि स्त्रियां शुरू से ही पढ़ रही थीं और पढ़ने चाहिए। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट का मतलब जहर, और पुरुषों के लिए पीयूष, अमृत का घूंट। यहां आश्चर्य करते हैं, वो कह रहे हैं क्या समाज इसको स्वीकार करेगा आगे चल करके? स्त्रियां अगर पढ़ लें तो जहर है, अगर पुरुष पढ़ लें तो अमृत है। इस बात को क्या स्वीकार करेगा? देखिए यहां पर उन्होंने आश्चर्य, संबोधन चिन्ह लगाया, आश्चर्य चिन्ह लगाया, और वो उनके लिए आश्चर्य वाली बात होगी आगे चल करके। उन समाज के व्यक्तियों के लिए आश्चर्य होगा जो पहले ऐसे लोग कहते थे। ऐसे ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार से, दलील माने तर्क, दृष्टांत मतलब उदाहरण, दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही, उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है, अतएव पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं, प्रश्न कर रहे हैं लेखक। तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। समाज के सभी लोगों को आह्वान कर रहे हैं, राजनैतिक लोगों को आह्वान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सब स्त्रियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, इस पुरानी परंपरा को हम सब मिलकर के तोड़ दें, अर्थात स्त्रियों को, बेटियों को अधिक से अधिक शिक्षा दें। हमारी प्रार्थना तो यह है, यहां पर लेखक ने प्रार्थना भी की है, स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियां अपढ़ थीं, अथवा
उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। यहाँ पर लेखक ने उन लोगों को तर्क देकर के मुंह बंद कर दिया है और आगे भी बंद रखने के लिए कहा है, तुम्हें स्त्री शिक्षा का विरोध नहीं करना, अपितु पक्ष में खड़े होकर के स्त्रियों को आगे पढ़ाने की बात करनी है। यह शब्द वो कह रहे हैं। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों का हवाला मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत दशम स्कंध के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मिणी हरण की कथा है, एक ग्रंथ का नाम है, उसमें रुक्मिणी हरण की जो कथा है उस प्रकरण को पढ़ने के लिए कहा है। रुक्मिणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में न था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं। उसमें रुक्मिणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अपड़ और अल्पज्य, अल्पज्य का मतलब मूर्ख, कम जानने वाला, और गंवारपन का सूचक नहीं, गंवारपन मूर्खतापूर्ण का सूचक नहीं। लेखक ने यहां कहा रुक्मिणी कितनी विदुषी थी, क्योंकि उसने पत्र लिखा था। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राककालीन स्त्रियां, प्राककालीन पुराने जमाने की स्त्रियां, प्राचीन काल की स्त्रियां अपढ़ होती थी, तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझनी चाहिए। लेखक ने यहां पर फिर उनको ललकारा है, जो लोग भागवत की कथा और पुराणों की कथा तो पढ़ते, नाटक तो मानते हैं, पढ़ते जरूर हैं, लेकिन फिर भी स्त्रियों की शिक्षा को स्वीकार नहीं करते, उनको लेखक ने ललकारा और कहा कि तुम्हें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, स्त्री शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। लेखक ने बड़े तरीके से यहां ललकारा है, बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने का ही परिणाम हो तो सारे कॉलेज, स्कूल और पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। परंतु विक्षिप्तों, वाद व्यथितों और ग्रहग्रस्तों के सिवा ऐसे दलीलें पेश करने की बहुत ही कम मिलेंगे। ये उनको कहा है जिन्होंने स्त्री शिक्षा का विरोध किया है, उन लोगों को विक्षिप्त मतलब पागल दिमाग कहा है। बात व्यथित, अब उनकी बातों को स्वीकार न करने पर अपने पुरुषवादी समाज को ऊंचा रखने की बात कहने पर अगर समाज नहीं किया तो बातों से दुख करने वाले कहा है। ग्रहग्रस्त, ऐसे लोगों को कहा है वो किसी बुरे ग्रह से ग्रस्त हैं और गलत दलीलें पेश कर रहे हैं। उनको सही विवेकजन्य दलीलें देनी चाहिए। दलीलें का मतलब तर्क देना चाहिए, जिससे समाज में अच्छे फल की प्राप्ति हो। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती है कि आर्यपुत्र शाबाश, बहुत अच्छा काम किया जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए? आप इस प्रसंग को और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो डॉक्टर गजानंद आर्य को सब्सक्राइब करें और वहां पर शकुंतला की कहानी, इस प्रकरण को ध्यान से सुने और पढ़ें भी, तो आपको शकुंतला की कहानी समझ में आएगी कि किस प्रकार से शकुंतला ने गंधर्व विवाह किया और उसके पति ने जब उसको छोड़ दिया, राजा ने उसे छोड़ दिया, और राजा का नाम है दुष्यंत,
तो दुष्यंत के पास जाकर के उन्होंने कठोर शब्द प्रयोग किए, लेकिन शिक्षित तरीके से। भाषा में विनम्रता थी, लेकिन स्वाभिमान था, विद्वत्ता थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि शकुंतला जैसे शिक्षित कन्या के लिए कुछ लोगों ने अगर गलत लिखा है तो लेखक ने उनको कहा है कि अपनी बातों को सुधार लें। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। वो कह रहे हैं कि क्या शकुंतला को ऐसा है कि अपने आप को वहां पर सिर नीचा करके ये कह दें कि आप ही सर्व महान है? नहीं, उनको कर्तव्य को याद दिलाना शकुंतला का उद्देश्य होना चाहिए। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उसे ऐसी आशा रखते हैं, वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। उन लोगों को कहा है, शकुंतला ने याद दिलाया था, जो अपने पत्नी पर सद्व्यवहार नहीं करते। तो शकुंतला के वाक्यों से ये स्पष्ट होता है, तो इसका मतलब शकुंतला पढ़ी लिखी थी। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनाई गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहा है, उसी ने परित्यक्त होने पर, परित्यक्त का मतलब छोड़ देने पर, सीता से रामचंद्र के विषय में कहा है। सुनिए, वाच्यस्त्वया मद वचनात् स राजा बन्नौ विशुद्धामति यत् समक्षम माम लोकवाद श्रवणादहासि श्रुतस्य तत् किम सदृशम कुलस्य। लक्ष्मण, ये इसका अर्थ है, लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तुम्हारी आंखों के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद, मिथ्या मतलब झूठा, झूठी बातें सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वत्ता या महत्ता को शोभा देने वाली है? इस पूरे वाक्य का उत्तर है, लक्ष्मण के माध्यम से सीता जी ने संदेश भिजवाया था राम के लिए, जब उन्होंने लोगों की बात सुन करके सीता जी का त्याग कर दिया था, तब की बात है। सीता का यह कटु संदेश नहीं तो क्या मीठा है। राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेशा भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की है, किंतु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की, मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की है। मनवादी का मतलब मनु पूर्व आदि। मनु एक राजा भी थे, विद्वान भी थे और महर्षि भी थे। वो लिखते हैं, उनका मनु धर्मशास्त्र है, मनु के द्वारा लिखित, नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत् स एव धर्मो मनुना प्रणीतः। सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वहीं आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्तेव मन्युर भरताग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। न यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का, न अकुलीनता का। लेखक ने सीता जी का स्थान ऊंचा रखा है और वो शिक्षिता थी, इस बात को रखा है, और शकुंतला की बात को भी रखते हैं और कहते हैं कि एक शकुंतला आश्रम में रह करके पठन पाठन करती थी। पढ़ने लिखने के लिए स्वयं कोई यह बात ऐसी नहीं जिसमें अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं होता। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं।
अपढ़ों और पढ़े लिखों दोनों से अनर्थ, दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष की चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतएव पुरुषों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। यहां पर लेखक ने यह कहा है, अगर पढ़ने से कोई दुराचारी नहीं होता, पढ़ने से कोई पापाचारी नहीं होता, वो उसका मानसिक स्थिति पर आधारित है या तात्कालिक परिस्थिति पर आधारित है। इसीलिए पढ़ने से ये सब चीजें कोई दुराचार नहीं करता। ऐसे तो पढ़े लिखे लोग भी बुरे कर्म कर लेते हैं, इसीलिए हम उनको दोष नहीं दे सकते सारे पढ़े लिखे लोगों को। ये किसी किसी का व्यक्तिगत विचारधारा या तात्कालिक कारण से उनके चाल चलन के आधार से भी देखा जाना चाहिए। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने जमाने में यहां स्त्रियां नहीं पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी, मुमानियत का मतलब मनाही, रोक, पढ़ने से मना था, या तो वो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते, अभिज्ञता मतलब ज्ञान, विद्या, या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, अर्थात लेखक ने शिक्षा पर पुरजोर बल दिया है, और स्त्री शिक्षा पर तो बल खूब ज्यादा दिया है। और शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए। हर बालक और बालिका को शिक्षावान होना चाहिए, इस बात को उन्होंने स्पष्टतः किया है। जितना लड़कों को शिक्षा दी जाती है उतनी ही लड़कियों को भी शिक्षा देनी चाहिए। उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश होता है। समावेश का मतलब उसमें भरा हुआ रहता है, मिला हुआ रहता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं, अर्थात लेखक ने शिक्षा प्रणाली में सुधार होने की बात भी कही है। ऐसी शिक्षा प्रणाली जो हर एक के लिए हितकर हो, तरक्की वाला हो और स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, अपने समाज को श्रेष्ठ करता हो, सभ्य करता हो, और जिसमें सदाचार की भावना बढ़ती हो, ऐसी शिक्षा प्रणाली को श्रेष्ठ कहा है और अब उसको बदलने के लिए कहा है। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष नहीं देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली को संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहां पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, यह सब बातों के बहस कीजिए, विचार कीजिए, जी में आवे सो कीजिए। पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, यह अनर्थकर है। यहां पर लेखक ने बहुत ही ऊंची बात कही है। समाज के लिए, सरकार के लिए पढ़ना सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए, और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और समाज सभी मिलकर के कार्य करें कि पूरे देश में कोई भी बालक या बालिका अशिक्षित न रहे। इसलिए शिक्षा पर पुरजोर महत्व दिया है, पुरजोर बल दिया है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो उसको अनर्थ कहा गया है। और जो लोग खाली लिखते हैं और इस क्षेत्र में काम नहीं करते और नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लिख करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनको भी लेखक ने ललकारा है, कहा कि नहीं, समाज के लिए काम करो और शिक्षा पे कार्य करो। यह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। अगर कोई शिक्षा के प्रति उपेक्षा वृत्ति करता है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है, तो लेखक ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वो लोग अपने घर का सुख को ही समाप्त कर दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों की विवेक क्षमता, बच्चों की बौद्धिक क्षमता का नाश कर रहे हैं। इसीलिए अगर बौद्धिक क्षमता का विकास करना है, विवेक क्षमता का विकास करना है, तो स्त्रियों को भी पढ़ाएं, पुरुषों को भी पढ़ाएं, लड़कों को भी पढ़ाएं, लड़कियों को भी पढ़ाएं। पूरे देश में हर व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कहा है।
ऐसा करना 16 आने मिथ्या है। अगर आपको इस पाठ का मुख्य कठिन शब्द समझ में ना आता हो तो शब्द संपदा से यहां से देख सकते हैं। विद्यमान का मतलब उपस्थित, सुमारगामी अच्छी तरह चलने वाले, धर्म तत्व धर्म का सार। यहां देखो काफी सारे शब्द है। अनर्थ बुरा, अपढ़ अनपढ़, वेदांतवादिनी वेदन दर्शनों पर बोलने वाली, कुतर्क बुरा तर्क अनुचित तर्क, प्रगल्भ प्रतिभावान, नामोल्लेख नाम का लिखना, आदृत आदर या सम्मान पाया व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति, विज्ञ समझदार विद्वान, कालकूट जहर पीयूष अमृत, विक्षिप्त पागल, दुर्वाक्य निंदा करने वाले बात, परित्यक्त छोड़ देने पूरे तौर पर छोड़ा हुआ, मिथ्यावाद झूठी बात। तो ये शब्द जहां भी आपको कठिन नजर आते हैं तो उसको यहां देखें। आपको यह पाठ समझ में आया तो सबसे पहले आप इस पाठ को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ में कमेंट बटन भेजें। कमेंट में लिखें कि आपको यह पाठ में क्या समझ में आया और स्त्री शिक्षा के विषय में कितना सरकार को काम करना चाहिए और कितना समाज को काम करना चाहिए, मुझे लिखकर अवश्य भेजें, बड़ा आनंद आएगा। और साथ में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की इस निबंध को अन्य मित्रों के पास भेजें ताकि सभी समाज के लोग इसे जाग सकें। खास तौर से जिस क्षेत्र में शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता, स्त्री शिक्षा को, तो वहां पर अवश्य भेजें। यह वीडियो लंबा होने की वजह से मैं पाठ्य पुस्तक का प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में आपको रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। कृपया आप उसको जरूर देखें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करें। धन्यवाद। सबको नमस्ते। मां सरस्वती का आशीर्वाद, मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। अगले वीडियो के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें, अगला वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा प्रश्नोत्तर के लिए।